सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र ई लर्निंग। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ में आज हम देखेंगे एपेलेट और जुडिशनल अथॉरिटीज़। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में अथॉरिटीज़ का जो फर्स्ट पार्ट था वो देखा था, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़। इसके अंदर हमने सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में, जो उसकी पावर्स क्या होती है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है, उसका वर्किंग जुरिडिक्शल एरिया के अंदर क्या क्या उनको सत्ता मिलती है, क्या क्या वो काम करते हैं, और हाउ टू इम्प्लीमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इनकम टैक्स लॉ किस तरीके से करते हैं। वो एक सिस्टम जो थी वो हमने ब्रीफ ने एक डिस्कस की थी। हमने ये भी देखा था कि दो टाइप की अथॉरिटीज़ होती है, एक होती है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ और दूसरी होती है जुडिशियल अथॉरिटीज़ या फिर एपेलेट अथॉरिटीज़। तो पहली जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी हमने उसमें देखा। अब आज के लेक्चर में देखने वाले हैं एपेलेट और जुडिशियल अथॉरिटीज़, जिसके अंदर आता है चार टाइप के अथॉरिटीज़: एपेलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेटलमेंट कमीशन। तो आज इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, जो आपको शॉर्ट नोट के तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप उसमें लिख सके आराम से। ठीक है, यस। डेप्यूटी कमिश्नर्स भी अपील्स के अंदर एपेलेट ट्रिब्यूनल्स में आते हैं, अथॉरिटी में आते हैं, पैलेस अथॉरिटी में। चलिए सबसे पहले देखते हैं एपेलेट और जुडिशियल अथॉरिटी क्या होती है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है। द इनकम टैक्स ऑफिसर्स इज एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो एसेसिस द इनकम ऑफ द एसएससी एंड इशू द असेसमेंट ऑर्डर। हमने देखा पहले कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जो एसएससी की इनकम को एसेस करते हैं और असेसमेंट ऑर्डर पास करते हैं। अगर उनको कुछ ऐसा लगता है तो वो असेसमेंट ऑर्डर पास करते हैं, मतलब कि क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो द एसएससी में बी डिससेटिस्फाइड विद द असेसमेंट। अगर एसएससी को असेसिंग ऑफिसर्स के असेसमेंट ऑर्डर इशू करने के बाद जो भी उसने क्लैरिफिकेशन दिए हैं या कुछ भी, उन दोनों के अंदर, जैसे मान लो कि एसएससी और इनकम टैक्स ऑफिसर के बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट्स होती है, जो भी कुछ दलीलें होती है, तो एसएससी जो होता है वो डिससेटिस्फाइड होता है इनकम टैक्स ऑफिसर से, कोई भी फंक्शन से या कोई भी रेगुलेशन से। तो फिर वो एपेलेट अथॉरिटीज़ के सामने अपील के अंदर अपीयर हो सकता है। मतलब इन दैट केस एपेलेट अथॉरिटीज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, वो वुड लिसन टू द अपील्स एंड ट्राई टू गिव जस्टिस। तो एपेलेट अथॉरिटीज ये होती है, जब इनकम टैक्स लॉ जब बना तो उसको डायरेक्ट करने का, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने का जो भी काम था, उसके लिए जो अथॉरिटी बनाई गई वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है इनकम टैक्स ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर। ये डायरेक्टली टच होता है एसएससी के साथ। अगर उसने कोई एसएससी के साथ ऐसा कुछ अपने अपने पावर का यूज़ करके, मतलब पावर जो भी उसको दिए वो पावर के हिसाब से एसएससी के साथ कुछ असेसमेंट किया है, कुछ नोटिसेस दी, कुछ ऑर्डर किया, कुछ भी किया, और उसके रेफरेंस में एसएससी को डिससेटिस्फेक्शन हुआ है फॉर द फंक्शन बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर, तो वो एपेलेट अथॉरिटी के सामने अपील के अंदर जा सकता है। और अपील जो है वो एपेलेट अथॉरिटी जो होती है वो एसएससी को पूरी तरह से सुनती है और ट्राई करती है जस्टिस देने की।
मतलब कि न्याय करने का पूरा वो ट्राई करती है। तो ये काम होता है मेन एपेलेट और जुडिशियल ऑथोरिटीज का। ठीक है, यहाँ पे कुछ एपेलेट ऑथोरिटीज जो है वो अंडर द एक्ट जो अपॉइंट की होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला है डेप्यूटी कमिश्नर्स यानी कि अपील्स। डेप्यूटी कमिश्नर्स होता है जिसको हम अपील्स के नाम से भी जानते हैं, बराबर। तो सेकंड होता है एपेलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेटलमेंट कमीशन। ये सब जो है वो जुडिशियल ऑथोरिटीज जिसे हम बोलते हैं। जैसे मैंने पिक्चर में बताने की कोशिश की है कि एक सुप्रीम कोर्ट जैसा है जहाँ पे हर एक पर्सन को जस्टिस मिले, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये एक जो है वो राइट्स दिया गया है हर एक इंडियन पर्सन को, बराबर, कि उनके साथ जो न्याय होता है वो न्याय तो उनको मिलना ही चाहिए। तो ये इस हिसाब से ये जुडिशियल अथॉरिटीज जो है काम करती है। उसकी अलग अलग अथॉरिटीज होती है, जैसे डिप्यूटी कमिश्नर अपील्स जो उसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं अभी, फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर सेटलमेंट कमीशन होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में जाने तो सबसे पहले हम जानते हैं डेप्यूटी कमिश्नर्स यानी कि अपील्स क्या होता है। तो डेप्यूटी कमिश्नर जो होते हैं इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने पहले भी देखा था एग्जीक्यूटिव जो थे वो अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, उसी तरीके से यहाँ पे डेप्यूटी कमिश्नर जो होता है वो अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। कुछ इस तरीके से ये ऑफिसर्स जो होते हैं वो अपना गवर्नमेंट का ऑफिस जो होते हैं उसके अंदर अपना काम करते हैं। हिज मेन फंक्शन इज टू हियर द अपील फाइल्ड बाय द एसएससी। जो एसएससी ने अपील फाइल की है उसको हियर यानी कि सुनने की उनका मेन फंक्शन है। विच डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर, जो इनकम टैक्स ऑफिसर के ऑर्डर के साथ डिससेटिस्फाइड है। सच अपील इज टू बी मेड टू हिम विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। ऑफिसर ने जब ऑर्डर दिया उसके 30 दिन के अंदर एसएससी को ये अपील कर देनी पड़ेगी, बराबर। इसको एक क्राइटेरिया टाइमिंग फिक्स किया दिया हुआ। डेप्यूटी कमिश्नर आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड। बोर्ड मतलब CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, बट द बोर्ड कैन नॉट इंटरफियर ऑफ देयर अपीलेट फंक्शन। क्यों? क्योंकि CBDT जो है वो कौन सी अथॉरिटी है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। उसको खाली ये लॉ इम्प्लीमेंट करना है और लॉ अच्छी तरीके से चले वो काम करना है, बराबर। जब जुडिशियल अथॉरिटी के अंदर जो है डिप्यूटी कमिश्नर है वो अंडर कंट्रोल CBDT होता है, बट CBDT जो है वो इसके अपीलेट फंक्शन के अंदर कुछ इंटरफियर करेगी नहीं। यानी कि जस्टिस का जो काम है वो तो डेप्यूटी कमिश्नर को ही करना है। हाँ, उसका कंट्रोल है CBDT का उसके ऊपर, बट वो कुछ इसके अंदर इंटरफियर करेगी नहीं। इफ द डेप्यूटी कमिश्नर गिव्स अ डिसीजन अगेंस्ट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इट कैन गो इन द अपील टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब ये स्टेप बाय स्टेप क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले तो एसएससी और इनकम टैक्स ऑफिसर के अंदर कुछ भी मतलब डिससेटिस्फेक्शन या कुछ भी वर्क होता है, डिससेटिस्फाइड होते हैं, तो वो अपील्स में जा सकते हैं डेप्यूटी कमिश्नर के पास। अब डेप्यूटी कमिश्नर जो है वो डिसीजन देगा अगेंस्ट द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब कि यहाँ पे वो एसएससी जो है वो सही है और डिपार्टमेंट गलत है, ऐसा कुछ वो डिसीजन देते हैं, देन इट कैन गो इन अपील टू द अपील ट्रिब्यूनल। वो अपील ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। In disposing of an appeal, they can confirm, reduce, enhance or annul the assessment of the ITO, बराबर। मतलब कि जब ये कोई भी अपील जो डिस्पोज करते हैं, बराबर, तो ये कंफर्म करते हैं, रिड्यूस करते हैं या एनहांस करते हैं, या एनुअल असेसमेंट जो इनकम टैक्स ऑफिसर ने दिया था उसको कंफर्म कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बराबर। ऐसे करके कुछ भी वो डिस्पोज कर सकते हैं। He may set aside the assessment and refer the case back to the income tax officer for making a fresh assessment. वो fresh assessment करने का ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, बराबर। If there is an appeal against the order of the ITO imposing a penalty, he may confirm or cancel the penalty. अगर पेनल्टी के हिसाब से कोई ऐसा कुछ ऑर्डर किया है ITO ने, तो वो पहले कंफर्म करेंगे और उसके बाद वो कैंसिल भी
कर सकते हैं। तो ये होता है डेप्यूटी कमिश्नर। सेकंड आती है एपेलेट ट्रिब्यूनल। जो हमने देखा कि डेप्यूटी कमिश्नर के जो डिसीजन आते हैं उसके हमें अगेंस्ट मतलब और भी आगे जाना है तो फिर हम कहाँ जा सकते हैं, एपेलेट ट्रिब्यूनल में। और कौन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दिस इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी है, बराबर। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल करके कुछ इस तरीके से इनका लोगो है। और आप देख सकते हैं इट्स फंक्शन इज टू हियर अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर। जो डेप्यूटी कमिश्नर ने जो ऑर्डर दिया था, मतलब जो उसने जजमेंट दिया था, उसको अगेंस्ट कोई जाना चाहता है तो फिर वो एपेलेट ट्रिब्यूनल में आता है। और उसका काम मेन यही है ट्रिब्यूनल का काम कि वो इनका ऑर्डर सुने, बराबर। द ट्रिब्यूनल इज कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। अब ध्यान से देखना, एपेलेट जो ट्रिब्यूनल जो है वो कंस्टिट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बनाया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर काम करता है, मतलब इसके ऊपर सीबीडीटी का कंट्रोल्ड नहीं है। सीबीडीटी द ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ 2 क्लासेस ऑफ मेंबर्स, जुडिशियल मेंबर्स एंड अकाउंटेंट मेंबर्स। इसके अंदर 2 टाइप के मेंबर्स होते हैं, जुडिशियल मेंबर और अकाउंटेंट मेंबर्स। The central government may appoint as many judicial and accountant member as it may think fit। इनको जितना भी जरूरत लगे उतना ये लोग मेंबर्स अपॉइंट कर सकते हैं। कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हुई बॉडी है और इंडिपेंडेंट बॉडी है। जुडिशियल मेंबर इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल बाय द गवर्नमेंट। जुडिशियल मेंबर जो है वो एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, वो करते हैं। both the SSC or the income tax department, both the SSC and income tax department, यानी कि SSC और income tax department दोनों has a right to make an appeal। दोनों को अपील करने की यहाँ पे राइट है। within 60 days from the date on which the order was received by the assessed income subject to a maximum of ₹10,000, बराबर। यहाँ पे डेज और अमाउंट दोनों यहाँ पे क्राइटेरिया है, बराबर। 60 डेज में आपको अपील करनी है एपेलेट ट्रिब्यूनल में, और इनकम जो है वो मैक्सिमम 10,000 तक होनी चाहिए। 10,000 से ज़्यादा होगी तो यहाँ पे आएगा नहीं। द ऑर्डर पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इज फाइनल और कंक्लूसिव, बट वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ अ रेफरेंस कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट। ध्यान से पढ़ना है। इसमें यह बताया गया कि ट्रिब्यूनल ने अगर कोई भी यहाँ पे जजमेंट दे दिया, ऑर्डर दे दिया, तो फिर वो फाइनल होगा, बराबर। बट एक क्वेश्चन ये भी है कि इसको हाई कोर्ट के रेफरेंस से भी देखना पड़ेगा, बराबर। इफ द ट्रिब्यूनल रिफ्यूज टू मेक द रेफरेंस टू हाई कोर्ट, द अग्रीव्ड पार्टी कैन इटसेल्फ मेक एन अपील डायरेक्ट टू द हाई कोर्ट। अगर ये ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट को रेफरेंस लेने से ना बोलता है या कुछ रिफ्यूज करता है तो पार्टी जो होती है, मतलब असेसिंग ऑफिसर या एसएससी, वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं, बराबर है। तो पहला अपील करने का कहाँ पे है, डेप्यूटी कमिश्नर। वहाँ से कुछ हमें ऑब्जेक्शन है तो फिर जा सकते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल में। एपेलेट ट्रिब्यूनल से भी ऑब्जेक्शन है तो फिर जा सकते हैं हम हाई कोर्ट। हाई कोर्ट गुजरात का हाई कोर्ट जो है वो अभी यहाँ पे 16 पे हमने देखा, ये बराबर। हर एक स्टेट की एक अपनी जो हाई कोर्ट होती है। ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग आउट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल कैन बी रेफर्ड टू द हाई कोर्ट। ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगर लॉ का ही कोई क्वेश्चन है तो ही हाई कोर्ट में ये अपील अपीयर हो सकती है, बराबर। इट कैन बी मेड थ्रू द ट्रिब्यूनल, इट कैन बी मेड थ्रू द ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल थ्रू ही जाएगी। The application to the tribunal for making a reference in the high court is to be made within 60 days from the date of the service of the tribunal. If the tribunal refuses to refer the case to the high court on the ground that no question of law is involved, then the applicant may apply to the high court directly within 120 days from the date on which he is served with notice of
such refusal. हाईकोर्ट में अपील करने के लिए, हाईकोर्ट में एक केस अपना ले जाने के लिए पहले तो हमें ट्रिब्यूनल को बताना है. ट्रिब्यूनल अगर रिफ्यूज करता है कि देयर इज अ नो क्वेश्चन ऑफ लॉ, देन पार्टी डायरेक्टली भी जा सकती है. ट्रिब्यूनल के लिए 60 डेज है और डायरेक्ट जाना है तो 120 डेज है. बराबर है, 120 डेज के अंदर आप जा सकते हैं. ओके, विच इज सर्व द नोटिस ऑन सच रिव्यू. इफ द हाई कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द करेक्टनेस ऑफ द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल, it may ask the tribunal to state the case and to refer it. In that case, the tribunal is bound to do so. अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इसमें कोई करेक्टनेस की ज़रूरत नहीं है, जो ट्रिब्यूनल ने लिया वो डिसीजन सही है, तो वो वापस ट्रिब्यूनल को बोलेगी और ट्रिब्यूनल वो ऑर्डर पास करने के लिए जवाबदार बन जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है. अब लास्ट आता है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम बोल सकते हैं कि एन अपील कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट गिवन इन रेफरेंस मेड टू इट विद इन 90 डेज पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ सच जजमेंट. हाई कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया उसके अगेंस्ट हमें जाना है, उसके ऑब्जेक्शन में जाना है, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें विद इन 90 डेज ये अपील करनी पड़ेगी. बट द हाई कोर्ट शुड सर्टिफाइड दैट द केस फिट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. बट इसके लिए हाई कोर्ट से हमें सर्टिफाइड लेना पड़ेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाने जैसा केस है या नहीं. हाई कोर्ट ये आपको सर्टिफाइड करके देगी, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. इफ ऑन एन एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 265 द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑन अकाउंट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट इज रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ, इट इज नेसेसरी टू मेक अ रेफरेंस डायरेक्ट टू द सुप्रीम. मतलब यहाँ पे ये बताया है कि एप्लीकेशन जो है वो हमें ट्रिब्यूनल जो कैसा लगता है कि भाई हाई कोर्ट ने जो दिया है वो सही है. बराबर, मतलब कॉन्फ्लिक्ट इन द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट के डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. और क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए? क्वेश्चन ऑफ लॉ. इट इज़ नेसेसरी टू मेक द रेफरेंस डायरेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट. ये आपको सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस लेना जरूरी है, वो भी बाय द ट्रिब्यूनल. The tribunal can make a direct reference to the Supreme Court through its president. जो ट्रिब्यूनल का प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट की वजह सीधा कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस लेता है. एंड द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ इज फाइनल. बराबर, सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो फिर फुल एंड फाइनल होगा. मतलब ट्रिब्यूनल के पास ही जो भी है वो सत्ता यहाँ पे दिख रही है हमको कि वो हाई कोर्ट में भी आपको जाना है तो पहले हाई कोर्ट का रेफरेंस आपको ट्रिब्यूनल से ही लेना है. अगर ट्रिब्यूनल बोलता है, रेफरेंस देता है तो डायरेक्टली भी जा सकते हैं, पर अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा. हाई कोर्ट के भी कोई जो जजमेंट से कोई ऑब्जेक्शन है तो सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं, बट वहाँ से भी पहले ट्रिब्यूनल को ही रेफरेंस लेना पड़ेगा फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, फिर हम जा सकते हैं. ठीक है, तो ये एसएससी के लिए पूरी तरीके से आज़ादी है. जस्टिस के लिए वो कहीं पे भी मतलब अपने बात जो है वो रख सकता है. बराबर. लास्ट वाला जो है वो सेटलमेंट कमीशन. ये सेटलमेंट कमीशन जो है वो इसका सेटअप जो हुआ है वो है 1 अप्रैल 1979. अब ये क्या है इसके बारे में जानते हैं. द कमीशन is empowered to settle any case which is pending for disposal before an income tax authorities. इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास कितने भी ऐसे केसेस जो होते हैं जो उसका डिस्पोजल नहीं हुआ, मतलब कमिश्नर से आगे गया अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो रहा है, ऐसे पड़ा रहा है, तो ओनली फॉर दिस केस देयर वाज सेट अप सेटलमेंट कमीशन. बराबर, ऑन 1 अप्रैल 1979. इट इज नॉट एन एपेलेट अथॉरिटी. के पास कोई एपेलेट अथॉरिटी नहीं है. नाम से ही आपको पता चलता है कि सेटलमेंट कमीशन है. मतलब इट इज एन एक्स्ट्रा लीगल रेमेडी. इट इज एन एक्स्ट्रा लीगल रेमेडी फॉर द सेटलमेंट और केसेस. जैसे होता है ना कि बातचीत करने से कई सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं, उसको कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है, तो उस टाइप का एक ये सेटलमेंट कमीशन है. ये कोई एपेलेट अथॉरिटी नहीं है. जैसे एपेलेट अथॉरिटी में क्या होता है, जुडिशियल अथॉरिटी में क्या होता है, कमीशन होता है या फिर कोर्ट होती है. बराबर, पर ये ऐसा कोई कोर्ट वगैरह कुछ है नहीं. इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, वन और मोर वाइस चेयरमैन एंड अदर मेंबर हु आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. इसके अंदर एक चेयरमैन होता है और एक वाइस चेयरमैन होता है.
और अदर मेंबर्स होते हैं, और ये सब अपॉइंट कर किए जाते हैं कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट से। द मेन बेंच ऑफ द कमीशन इज इन न्यू दिल्ली एंड 3 एडिशनल बेंचेस आर इन मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ये मेट्रो सिटी जो है वहाँ पे ये लोग होते हैं, और ये जो मेंबर्स होते हैं वो भी एसएससी को सुनते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर को सुनते हैं, और इसको ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होता है तो वहीं पे सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, या कि लॉ का जो काम जो है, वो अदालतों का जो काम है, जो बर्डन है, वो कम हो सके। छोटे छोटे मुद्दे भी के लिए भी हमारे इंडिया के अंदर तो ये हो गया है ना, आई विल सी यू इन कोर्ट, कुछ भी झगड़ा हो जाए कुछ भी तो मैं आई विल सी यू इन कोर्ट, अरे क्या है। तो ऐसे छोटे छोटे काम के लिए अदालत का काम समय बर्बाद ना हो, इसलिए इस टाइप का सेटलमेंट कमीशन, और बहुत सारे ऐसे केसेस जो है वो वर्कलोड के हिसाब से, अदालतों के वर्कलोड के हिसाब से डिस्पोजल किए बिना पड़े हुए हैं, तो ये कमीशन ओनली फॉर दिस क्रिएट किया गया, ठीक है, और इसका मेन काम यही है। ऑब्जेक्ट देखिए इसका तो क्या है, द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेटिंग अप सेटलमेंट कमीशन इज टू क्रिएट अ चैनल वेयर बाय टैक्स डिस्प्यूट कैन बी सेटल्ड expeditiously in the spirit of conciliation rather than prolong the through adversarial attitude। मतलब ये बोले जाए ना कि कायदा की यह कार्यवाही ना हो, उसके पहले ही उसका सेटलमेंट हो जाए, उसके लिए पर्टिकुलर ये कमीशन बनाया गया है। द कमीशन इज नॉट डिजाइन टू प्रोवाइड एन एस्केप रूट ऑफ टैक्स अवेडर्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप टैक्स एवेड करो, सेटलमेंट में जाओ, खत्म करो, ऐसा नहीं है। इट इज इन फैक्ट designed to provide a balanced resolution of tax dispute with a view to avoid lengthy litigation which helps neither the department nor the member of the trade and industry। ये लंबी जो कायदा की कानूनी जो कार्यवाही होती है उसको कम करने का, उसको बर्डन कम करने के लिए ये सेटलमेंट है। सेटलमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उससे मिलो, पैसे दो और बात खत्म करो, ऐसा कुछ नहीं है। सेटलमेंट का मीनिंग ये नहीं है। टैक्स अवेडर्स को प्रमोट करने के लिए ये काम नहीं है। इट इज़ एन फैक्ट। हकीकत क्या है वो जानते हैं। अगर उसको लॉ में नहीं जाना है, अपील में नहीं जाना है, लंबे टाइम तक वेट नहीं करना है, तो इधर ही उसको खत्म करो, बराबर। इन द प्रोसीडिंग बिफोर द कमीशन देर आर नो एडवर्टाइज बट ओनली पार्टीज टू द सेटलमेंट। यहाँ पे कोई और लोग नहीं होते, ओनली जो पार्टीज होते हैं वही लोग होते हैं। एनी एसएससी कैन मेक एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कोई भी पर्सन यहाँ पे जो भी इसका फॉर्म वगैरह कुछ है उसमें वो फिलअप करके इसमें एप्लीकेशन कर सकता है बाय द कमीशन एंड कंटेनिंग फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ हिज टैक्स लाइबिलिटी which has not been disclosed before the proper officer having jurisdiction, the manner in which liability has been derived। कि फॉर्म के अंदर वो सब कुछ अपने डिटेल जो भी देना है वो दे सकता है पर्सन, और अपने जितनी भी लाइबिलिटीज जो भी है वो डिस्क्लोज करके, वो जो भी ऑफिसर के सामने नहीं डिस्क्लोज की कुछ भी है तो वो यहाँ पे कर सकता है, और उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन एक कमीशन लाने की कोशिश करता है। उसका मेन ऑब्जेक्ट यही है। अब इसको क्या क्या पावर मिले हैं, तो द सेटलमेंट कमीशन हैज पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन फॉर any offense under the Central Excise Act for the time or under the Indian Penal Code or the case covered by the Settlement Commission। ठीक है, सेटलमेंट कमीशन जो होता है उसको एक पावर दिया गया है कि वो ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन फॉर द एनी ऑफेंस अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट, बराबर, एक्ट फॉर द टाइम और अंडर द इंडियन पेनल कोड और द केस कवर्ड बाय द सेटलमेंट कमीशन। इसको इस तरीके से पावर मिली है कि वो जो भी है वो एनी ऑफेंस जो है अंडर द एक्ट उसको कम करे, बराबर, और ना करे, और एट अ टाइम जो है वो उसका सेटलमेंट ला सके। मेन ऑब्जेक्ट उसका जो है वो उसी के लिए उसको ये पावर दिया गया है कि वो लंबी जो लिटिगेशन जो काम है, वो लंबी जो कार्यवाही है, जो टाइम बर्बाद हो रहा है, उसको कम करे। The Commission has also power to grant immunity either wholly or in part from the imposition of any penalty or fine under Central Excise Act or the Custom Act as the case may be in respect of the case covered by the Settlement Commission। उसको पेनल्टी लगाने का भी पावर दिया गया है,
बराबर है। कोई ऑफेंस है तो उसके लिए भी उसके पास पावर है, कोई ऑफेंस करता है ऐसा कुछ है तो उसको इंडियन पिनल कोड के हिसाब से सेटलमेंट कमीशन जो है वो कवर कर सकता है, ऑफेंस जो है वो बता सकता है, ये पावर है। और दूसरा पावर उसको पेनल्टी लगाने का भी पावर है यहाँ पे। द प्रोसीडिंग बिफोर द सेटलमेंट कमीशन शैल बी डीम्ड टू बी a judicial proceeding within the meaning of section 193 and 19228 for the purpose of section 196 of the Indian Penal Code। हालांकि ये जो है वो बॉडी जुडिशियल बॉडी नहीं है, बट इसकी जो प्रोसीडिंग जो इसके अंदर जो भी होती है वो प्रोसीडिंग जो जुडिशियल प्रोसीडिंग ही मानी जाएगी, ऐसा उसको पावर भी दिया गया। डिम्ड टू बी ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग ही की है ऐसा ही माना जाएगा। ठीक है। An application for settlement of cases can be made by an SSC as explained below। जैसे when an application is filed before the settlement commission in cases where proceeding for assessment have been initiated as a result of search or as a result of requisition of books of account or other documents or any asset। मतलब कब एप्लीकेशन करनी है एसएससी के थ्रू, एन एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट कमीशन सेटलमेंट केसेस कैन बी मेड बाय एन एसएससी एज एक्सप्लेन बिलो। कैसे? तो जब एप्लीकेशन करनी है व्हेन एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर द सेटलमेंट कमीशन, कौन से केसेस में? इन केसेस वेयर प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट हैव बीन इनिशिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च। जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसके सामने एसएससी के सामने कोई सर्च वारंट निकाला है, बराबर है, कोई अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट मांगे है, क्या कोई डॉक्यूमेंट मांगे है, तब एसएससी जो है वो अपनी एप्लीकेशन कर सकता है। एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड ओनली इफ द एडिशनल अमाउंट ऑफ द इनकम टैक्स पेबल ऑफ द इनकम डिस्पोज्ड ऑन एप्लीकेशन एक्सिड ₹50 लाख। कमीशन में आप कब जा सकते हो यहाँ पे सेटलमेंट में? जब आपका इनकम टैक्स जो है, इनकम डिस्क्लोज इन द एप्लीकेशन, बराबर, टैक्स पेएबल ऑन द इनकम, जो इनकम है वो 50 लाख से अप होगी तभी, बराबर, तभी आप इसके अंदर एप्लीकेशन कर सकते हैं। वेयर एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड, कहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करनी है? एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड ओनली इफ द एडिशनल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल ऑफ द इनकम डिस्पोज इन एप्लीकेशन एक्सिड 10 लाख, बराबर। वेयर एन एप्लीकेशन फाइल्ड, तो एप्लीकेशन कैन फाइल्ड ओनली इफ द एडिशनल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल ऑन द इनकम डिस्क्लोज्ड इन द एप्लीकेशन एक्सिड 10 लाख। जो एक्स्ट्रा इनकम टैक्स की जो अमाउंट मांगी गई है उसके लिए इनकम जो है वो 10 लाख से ज़्यादा होगी तब, बराबर। इज रिक्वायर्ड टू सबमिट रिलेवेंट अकाउंट प्रिस्क्राइब्ड फीस ऑफ ₹500 अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, बराबर। इफ द books of account, document, cash, gold, silver, jewelry or any precious item of SSC is seized under section 132, then an application can be made for the settlement of the case only after 120 days of the seizure। अगर सीज की गई है कोई भी ऐसी कोई भी प्रोडक्ट या उनका कीमती कोई भी चीज़ वस्तु कोई भी है तो तुरंत वो नहीं कर सकता, उसके 120 दिन के बाद कर सकता है। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द रिलेवेंट रिकॉर्ड, रिपोर्ट एटसेट्रा and after hearing the applicant and the commissioner it may pass any order as it think fits। दोनों पक्ष को सुनने के बाद and the order of the commission is final and no appeal shall lie against it। सेटलमेंट कमीशन में आप गए और इसने जो भी ऑर्डर दिया वो फुल एंड फाइनल है, अब उसके अंदर आप आगे कोई अपील नहीं कर सकते। and the order of settlement could be void if it is found later on that SSC obtained it by fraud और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स। अगर बाद में ऑर्डर देने के बाद में ऐसा पता चला कि एसएससी ने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, कोई फ्रॉड किया है और बच गया है, बराबर, तो जो ऑर्डर पास किया है सेटलमेंट कमीशन ने वो वॉइड माना जाएगा, वो माना जाएगा नहीं, मतलब वो लीगली माना जाएगा नहीं, वो रद्द किया जाएगा। तो फिर उसके बाद तो जो भी है वो प्रोसेस होती जाएगी, फिर आप जाओगे कमिश्नर के पास, फिर जाओगे हाई कोर्ट के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी, बराबर। अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ है तो फिर जो सेटलमेंट कमीशन ने जो ऑर्डर दिया वो फुल एंड फाइनल। तो इस तरीके से हमने दोनों जो अथॉरिटीज़ है उसके बारे में देखा, उसके पावर्स देखे और क्या क्या स्ट्रक्चर है वो देखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को बारे में आपको इतना नॉलेज होना जरूरी है। इसके बारे में कोई भी आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं और उसको आपको ब्रीफ में लिखना है। मैं आपको वापस बता देता हूँ, आपको यहाँ पे जो सेक्शन है वो कोट करने की ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप लिखोगे तो अच्छा है,
अगर याद नहीं है तो नहीं लिखना, क्योंकि अगर आपने गलत सेक्शन कोड कर दी तो फिर वहाँ पे मार्क्स आपका कट होने का चांसेस है। ठीक है, तो आपके अभी बीकॉम के लेवल पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इतना सेक्शन नंबर वगैरह, हाँ ये डेज जो है वो आपको याद रखना जरूरी है। 60 डेज, 120 डेज, 50 लाख, 10 लाख, 10,000 जो भी था वो आपको याद रखने जरूरी है। सेक्शन अगर याद रहे तो अच्छा है, ना रहे तो आप ना लिखो तो भी अच्छा है। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर से शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारा एक यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यूनिट 1 के तीन चैप्टर हमने क्लियर कर लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, बराबर। और आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको अच्छा ये वीडियो से नॉलेज मिल रहा है, आपको अच्छे लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सबको इसका बेनिफिट मिले। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और आपके कुछ भी जो भी ओपिनियन है, कुछ भी रिव्यू है, कुछ ना कुछ हमें इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी लगता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, बराबर। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको ईजिली पहुँच सके वैसे हम कॉन्टेक्ट ट्राई करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड।